स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी में जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट वेंचर, व्हेन टू आर मोर फर्म्स ज्वाइन टुगेदर टू एस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज, देन इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। The two firms contribute capital and participate in management of enterprise. In simple words, we can say joint venture is a partnership between two firms, firms of same country as well as firms of two different countries can join together to form joint venture. Example: Tata Iron and Steel Company joined hands with IPCOL, a government enterprise, to promote ITATA Sponge Iron Limited. Tungbhadra Industries Limited of India and Yamaha Motor Company Limited of Japan joined together to form Birla Yamaha Limited. Maruti Company of India and Suzuki Company of Japan joined together टू फॉर्म मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर हमने अभी जो जॉइंट वेंचर या संयुक्त उपक्रम के बारे में पढ़ा, इसमें बताया गया है कि जब दो एक जैसा कारोबार करने वाली फर्म मिलकर एक नई फर्म बनाती हैं तो उसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। इस जॉइंट वेंचर में दोनों फर्म के द्वारा कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया जाता है और मैनेजमेंट भी दोनों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। ये दो जो फर्म होती हैं वो एक देश की हो सकती हैं या दो अलग अलग देशों की भी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण में बताया गया है कि भारत की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा जो दूसरी कंपनी थी IPCOL, उसके साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया IPITA स्पॉन्ज। ठीक है, इसके बाद में तुंगभद्रा की इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तुंगभद्रा इंडस्ट्री लिमिटेड ऑफ इंडिया, और यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड ऑफ जापान है, जो इन्होंने मिलकर बिरला यामाहा लिमिटेड की स्थापना की। ऐसे ही भारत की मारुति कंपनी के द्वारा जापान की सुजुकी कंपनी के साथ मिलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, फर्स्ट है रिड्यूसेस कंपटीशन। व्हेन टू कंपनीज ज्वाइन टुगेदर इट रिजल्ट्स in reducing the competition, as instead of wasting resources in competition they will strengthen their organization। सबसे बड़ा इसका लाभ ये है कि जब दो कंपनी मिलकर एक साथ कार्य करती हैं तो उनका आपस में कंपटीशन में जो पैसा और समय खर्च हो रहा था वो बच जाता है और वो मिलकर अपने बिजनेस को और मजबूत बनाने के प्रयास में लग सकते हैं। सेकंड है रिड्यूसेस रिस्क। इस प्रकार के बिजनेस में एक दूसरे कंपटीशन खत्म हो जाता है और बड़ी बड़ी कंपनी मिलकर एक हो जाती हैं, तो इसलिए रिस्क के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि वो जिस कीमत पे चाहे बेच सकते हैं और कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है। और कभी रिस्क अगर क्रिएट भी होता है तो बढ़ जाता है वो। थर्ड है प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनीज। स्मॉल फर्म्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू compete with large firms. Individually, these firms find it difficult to face the large company, but together, those can compete with large business houses. बड़े बड़े कंपनियों का मुकाबला करने के लिए छोटी छोटी जो फर्म है वो मिलकर एक बड़ा रूप ले सकती हैं और इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकती हैं। इससे उनके हितों की रक्षा करना संभव है। फोर्थ है एडवांस टेक्नोलॉजी। बाय ज्वाइनिंग हैंड्स विद फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनीज कैन गेट द बेनिफिट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि जब हम किसी विदेशी कंपनी के साथ में मिलकर कारोबार करना चाहते हैं तो उस विदेशी कंपनी, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा क्रिएट होती नहीं है, डेवलप नहीं होती हैं, तो विदेशी कंपनियां अपने साथ में नई एडवांस टेक्नोलॉजी भी लेकर आती हैं, जिससे कि भारतीय कंपनियों को भी इसका बेनिफिट मिलता है, जिसके बारे में कॉपी भी की जा सकती है। फिफ्थ है बेटर कॉम्पिटेंस। With the help of joint venture, firms can be more competent because both the firms can show their best skills while working together and resources also increase। जब इस प्रकार से जॉइंट वेंचर में काम किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर पाते हैं क्योंकि इसमें
एक दूसरे के जो भी बेस्ट स्किल होती है उनका बिजनेस की ज़रूरत के लिए उपयोग किया जाता है और हमारे रिसोर्सेस इस प्रकार से ज़्यादा बेहतर ढंग से यूज़ होते हैं और उनमें वृद्धि होती है। 6 है लार्ज कैपिटल। जॉइंट वेंचर के द्वारा जब बिजनेस शुरू करते हैं तो दोनों कंपनी मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं। इससे बड़े पैमाने पर कैपिटल इकट्ठा करके बड़े कारोबार को भी करना संभव होता है। 7 है रिडक्शन इन कॉस्ट। लागत में कमी हो जाती है क्योंकि जब बड़े पैमाने पर कारोबार को किया जाता है तो हमें बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अवेलेबल हो जाता है। यानी जब बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सस्ते में मिल जाती हैं, तो इससे हमारी लागतें या जो कॉस्ट थी वो घट जाती है और इससे हमारे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के दूसरे जो खर्चे थे उनमें भी कमी आ जाती है। मैनेजमेंट पे भी हमें कम स्टाफ की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार कई तरह के जो खर्च होते हैं उनमें कमी आती है, जिससे हमारी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें कमी हो जाती है। 8 है पार्टनरशिप बिटवीन 2 and more कंपनी in joint venture company. 2 firms join together. These 2 firms can be both from public sector, both from private sector, one public and one private, one Indian and one global enterprises. तो हमने जैसे अभी पढ़ा जॉइंट वेंचर बनाने के लिए 2 फर्म मिलकर कार्य करती हैं। ये 2 फर्म प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती हैं, पब्लिक सेक्टर से भी हो सकती हैं, या फिर एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी या एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो सकती है, या एक अपने देश की कंपनी और एक दूसरे देश की कंपनी भी हो सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसे PPP भी कहा जाता है, इसे P3 भी कहा जाता है, P3 भी कहा जाता है। यहाँ पर 2 वर्ड जो स्टार्टिंग है पब्लिक प्राइवेट, ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies. यहाँ पर हमने देखा कि जब एक सरकारी कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी मिलकर पार्टनरशिप में कोई कारोबार करती है तो उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय अ प्राइवेट डेवलपर एंड देन लीज्ड टू हॉस्पिटल अथॉरिटी। द प्राइवेट कंपनी एक्ट्स is the landlord and provide housekeeping services and other non-medical services, whereas hospital services are provided by the hospital authority या गवर्नमेंट। यहाँ एग्जांपल दिया है कि एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग को बनाने का और उसके लिए पैसा की व्यवस्था प्राइवेट डेवलपर के द्वारा की गई, उसके बाद उसने हॉस्पिटल अथॉरिटी को उसे किराए पर दे दिया। ये जो हॉस्पिटल है इसमें जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, तो इसे हम PPP मॉडल कह सकते हैं, जिसमें कि प्राइवेट कंपनी इसके मालिक है और उसके द्वारा हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जबकि नॉन मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। फीचर्स ऑफ PPP। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी। PPP इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी एंड प्राइवेट पार्टी in which the private party provides a public service and bears financial, technical and operational risk. यहाँ पर PPP मॉडल एक ऐसा बिजनेस का आइडिया है जिसमें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मिलकर कारोबार किया जाता है, जिसमें कि प्राइवेट पार्टी के द्वारा सरकारी सेवा की जाती है और बिजनेस के फाइनेंशियल, टेक्निकल और ऑपरेशनल रिस्क बियर किए जाते हैं। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस। In some types of PPP, the cost of using service is borne by users of services and not by taxpayers. In some, the cost of providing services is borne wholly or partly by the government. कुछ सर्विसेज में ये देखा जाता है कि सर्विस का जो पैसा है वो उस सर्विस को यूज़ करने वालों से वसूल किया जाता है, उसे करदाताओं के पैसे से नहीं चुकाया जाता, और इस प्रकार की स्थिति में सर्विस प्रोवाइड करने की जो लागत होती है उसका कुछ भाग गवर्नमेंट के द्वारा चुकाया जा सकता है। थर्ड है प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। प्रोजेक्ट्स दैट एम एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ ए वन टाइम ग्रांट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द private sector. In some cases, government may provide revenue subsidy
इंक्लूडिंग टैक्स ब्रेक्स आर बाय प्रोवाइडिंग गारंटीड एनुअल रेवेन्यू। यहाँ पर बताया गया है कि पीपीपी मॉडल पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करना होती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल की सब्सिडी भी वन टाइम ग्रांट के रूप में प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट हो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। इससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट घट जाती है। कभी कभी सरकार के द्वारा इसमें कुछ समय के लिए टैक्स न वसूल करने के माध्यम से भी लाभान्वित किया जाता है, या फिर एक निश्चित आय की गारंटी देकर भी मदद की जाती है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं डीएमसी की ट्रेन खड़ी हुई है। इसे हम दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं, जहाँ पर कि ट्रेन चलाई जा रही है पीपीपी मॉडल पर। फोर्थ है pertaining to high priority projects and public welfare. PPP is suitable for high priority projects such as infrastructure sector. PPP is used in the government projects targeted at public welfare, example Delhi Metro Rail Corporation. PPP मॉडल का उपयोग ऐसे हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट में किया जाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से संबंधित होते हैं, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। इस तरह के कारोबार में इसको उपयोग किया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसका एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी के द्वारा लाकर लगाई गई है। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑफ पीपीपी इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन एग्रीड रेशो। इस प्रकार के कारोबार से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे सरकार और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बीच में उनके द्वारा पहले से तय किए गए रेशियो में बांटा जाता है। 6. प्रॉब्लम विथ पीपीपी। द मेन प्रॉब्लम विथ पीपीपी प्रोजेक्ट इज दैट प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑब्टेन्ड अ रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज हायर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड रेट, इवन दो मोस्ट ऑफ द इनकम रिस्क इज बोर्न बाय द पब्लिक सेक्टर। पीपीपी के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो इससे जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उस पर जो रिटर्न चाहते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट से ज़्यादा होता है, और वो रिस्क में कोई शेयर नहीं करना चाहते और सारा रिस्क पब्लिक सेक्टर के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो समरी के रूप में आप ग्लिम्स के रूप में देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं, जिनके मेन हेडिंग्स क्या थी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस कारण हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ग्रुप में पूछ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन ग्रुप में पूछ सकते हैं, या वन सेंटेंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। इसका हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर रीजन उनके बताने कि ऐसा क्यों हो रहा है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आंसर भी अवेलेबल हैं इनके। और लास्ट में हम देख सकते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, कि कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, इन्हें भी हमें तैयार करना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी के बुक की सबसे बड़ी समस्या है कि उनमें सिर्फ इतना ही दिया गया है, इसमें कुछ भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बुक में नहीं दिए गए हैं, जिनको परीक्षा में सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है। इसलिए हमें प्राइवेट बुक का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।